हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। जैसा कि हमने आज हमारी जो तीसरी पोएम है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बाकी जो पोएम मैंने आपको पढ़ाई है, जो पहली पोएम थी जो मैंने आपको पढ़ाई है उसका नाम है जैसे कि द पिकॉक, लेट मी नोट द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स। ये दोनों कंप्लीट हो चुकी थी। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। और अब मैं आगे वाली जो नेक्स्ट पोएम है उस पे आता हूँ, जिसका नाम है कमिंग। इसके जो पोइट हैं फिलिप लॉर्किन। बॉर्न इन कॉवेंट्री, इंग्लैंड, फिलिप लॉर्किन 1922 में बॉर्न हुए थे और 1985 में इनकी डेथ हुई थी। इमरेज एज द लीडर ऑफ मोमेंट इन इंग्लिश पोइट्री इन 50s, यानी 50s के अंदर वो लेजेंड के रूप में उभरे थे। किसके लेजेंड के रूप में? लीडर ऑफ मोमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, मतलब इंग्लिश पोइट्री का जो आंदोलन चला था, आंदोलन मतलब बहुत ज़्यादा कविताएं जिसमें लिखी गई थी, उस तरह से उसमें ये प्रमुख रूप में उभर कर सामने आए थे। द प्रिंसिपल वर्क ऑफ फिलिप लॉर्किन इज़ अ नॉर्थ शिप। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं जिसमें द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द सन वेडिंग एंड हाई विंडोज, ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं। हिज थीम्स सच, उनकी जो पोएम्स थी, उनकी जो थीम थी जिसमें लव, चेंज यानी परिवर्तन, दिस नेचमेंट, इट इज यूजुअली लाइक इन द रीडर, यानी दिस अनचेंजमेंट मतलब मोहभंग जैसी जो चीज़ें हैं, उस तरह की जो चीज़ें हम कह सकते हैं वो उनकी प्रमुख थी। अब अबाउट द पोएम, अब पोएम में क्या, पोइट क्या कहता है पोएम में? द पोएम कमिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड, यानी ये जो पोएम है ये लेस डिसीव्ड से ली गई है। विच establishes a kinship with the environment, मतलब उसमें इसके अंदर जो प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध स्थापित किया गया है, यानी प्रकृति मतलब नेचर लव के बारे में इसमें हम पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ आत्मीय। द टाइटल ऑफ द पोएम कमिंग, जो पोएम का जो टाइटल है कमिंग, वो सिंबल करता है, किसको सिंबलिज्म करता है? द कमिंग इज द चाइल्डहुड इन अ पर्सन, जो कोई व्यक्ति होता है उसके बचपन, विच हैज़ बीन पॉइंटेड द अराइवल स्प्रिंग, और बचपन आगमन का संकेत है जिसे बसंत के आगमन के रूप में दर्शाया गया है कि जैसे बचपन आपका आता है उसी तरह से बसंत का आना, जैसे सभी जो सीज़न होती है उसमें बसंत जो सीज़न होती है, जो स्प्रिंग सीज़न होती है, वो सबसे मनोहर और सबसे आनंदमयी सीज़न हम जिसको कह सकते हैं। उसी तरह से जो चाइल्डहुड है हमारे, जैसे चाइल्डहुड है, हम कह सकते हैं टीन एज है, उसके बाद में आपकी जो इन्फॉल्ट एज है, इन्फेंट एज है, ये सारी जो ओल्डर एज है, इन सभी एज में से जो चाइल्डहुड है, जो है आपका जो बचपन है, यानी जो बाल्यावस्था आपकी जो है वो सबसे अच्छी है। जैसे कि सीज़न में स्प्रिंग सबसे अच्छी है, वैसे ही इन सभी एज में चाइल्डहुड एज जो है सबसे अच्छी है। चाइल्डहुड स्प्रिंग बोथ आर सिनोनिम्स टू हैप्पीनेस। स्प्रिंग और जो भी मैंने आपको बताया, जो स्प्रिंग है यानी जो ऋतु है, जो बसंत ऋतु है वो, और जो बचपन है वो दोनों ही क्या है? समानार्थी हैं, यानी समान है किसके? खुशी मतलब दोनों उत्साह और खुशी इन दोनों में भरी होती है। एज द इंडिकेशन ऑफ स्प्रिंग अराइवल स्प्रेड ए न्यू लेज ऑफ लाइफ एवरीवेयर इन द वेज इन द, आगे देखते हैं, इन द नेचर। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे बसंत के आगमन, जो बसंत होती है, बसंत दोनों प्रसन्नता के पर्याय हैं। जैसे बसंत के आगमन का संकेत प्रकृति में बसंत का आगमन का जो संकेत है वो प्रकृति में नेचर, Usual of childhood feeling person heart make in happy in the poem seems a autobiographical nature in the poet himself appear the
प्रोटोगनिस्ट ब्यूटीफुल पोएम विदाउट अ फिक्स राइमिंग स्कीम, यानी कि नई शुरुआत लाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बसंत जो है, जैसे बसंत आता है वो प्रकृति की हर तरफ जो नई शुरुआत आती है, जैसे पत्तियां आती है, जैसे किसी व्यक्ति के दिल में बचपन की जो भावनाएं हैं उफान उसे भीतर आनंद ही आनंद भर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग सीजन जो होती हैं वो क्या होती है कि उसमें सब कुछ होता है, मतलब फूल पत्तियाँ आती, सदाबहार रहता है, सब तरफ अच्छा माहौल रहता है, हम स्प्रिंग सीजन जैसे कह सकते हैं। तो उसी तरह से जो कोई पर्सन है उसकी जो फीलिंग है वो हम कहता है बचपन, कहते हैं ना बचपन वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से जो चाइल्डहुड सीजन जो है वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस पोएम में हम देखेंगे यह कविता आत्मकथानक, ऑटोबायोग्राफिकल, यानी किसी की आत्मकथा के रूप में मालूम होती है कि कोई अपनी अपनी बारे में बता रहा हो, उस तरह से मालूम पड़ता है। ब्यूटीफुल पोएम विदाउट एनी फिक्स राइमिंग स्कीम, जैसे मैंने राइमिंग स्कीम बताया था, बिना किसी राइमिंग स्कीम, यह एक सुंदर अतुकांत कविता है। अतुकांत यानी जैसे होता ना श ट ट लास्ट में पी पी न, ऐसे कोई राइमिंग स्कीम इसके नहीं होने के बावजूद भी ये एक बहुत ही अच्छी पोयम है। पोयम की जो खासियत होती है कि उसमें तुक होता है, हम उसको गाते हैं तो उसमें एक तुक होता है या उसमें एक राइम होती है, लेकिन इसमें बिना राइम के भी ये एक बहुत अच्छी पोयम है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अपनी पोयम के ऊपर चलते हैं। क्या कहते हैं फिलिप लोरकिन? ऑन लॉन्गर evenings, light, chill and yellow, baths the serene foreheads of house. On longer evening यानी यहाँ जो पोइट है वह इवनिंग के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लाइट, चिल, बाथ्स एंड सेरेन। हम कह सकते हैं कि संध्याओं के बारे में चर्चा हो रही है कि जिस तरह से जो संध्या है वो लंबी और लाइट होती है, चिल होती है, यानी ठंडी होती है, सर्द होती है, एंड येलो जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसी एक बात द सेरेन यानी यहाँ पर जो सीरीन का मतलब होता है वो होता है शांत। यहाँ पर आप सीरीन का मतलब क्या निकाल सकते हो? शांत। चिल यानी सर्द, लाइट यानी चमकीली, येलो यानी येलो, बाथ्स एंड एवरिंग फॉरहेड ऑफ हाउस। हम कह सकते हैं कि जो सर्दी की जो रातें हैं वो बहुत लंबी हैं और सर्द हैं। ऐसी ही एक शाम को वो देखता है कि डूबते हुए सूरज की पहली किरण जो अत्यंत ठंडे दिन को गर्माहट दे सकने में असमर्थ हैं, घरों की छतों पर बाहरी किरणों पर चमक रही है। येलो, अब येलो यहाँ जो आपने देखा होगा सूरज की जो किरणें होती है शाम के टाइम, आपने देखा होगा जब शाम होती है तो सेफ्रॉन कलर होता है या येलो कलर उसको हम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सूरज डूबता है तो आपने देखा होगा जो घरों के जो दीवारें होती हैं या फिर घरों के जो दरवाजे होते हैं उनके फोरहेड जैसे अपना जो फोरहेड होता है उसको क्या कहते हैं? ये माथा जिसको हम कह सकते हैं उसको हम फोरहेड कहते हैं। ललाट, फोरहेड यानी ललाट। जो घरों का जो ललाट, अब अपना ललाट तो ये है, लेकिन जो माथा कह सकते हैं उसको अपन, लेकिन जो घरों का जो फोरहेड होता है वो हम कह सकते हैं कि दरवाजे से जस्ट ऊपर। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे तो उसके ऊपर वो चमकती है येलो कलर की, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जो सर्दी की जो रातें हैं उसका जो शाम का जो समय है, इवनिंग का जो समय है, वो क्या करता है कि उदास मौसम हर चीज़ को, यहाँ तक कि घरों की छतों को भी वो शांति से ढक लेता है। वो समय स्प्रिंग का समय, शाम का। आगे देखते हैं। अ थ्रश सिंग
अ थ्रश सिंग लॉरेल सराउंडेड। अ थ्रश, थ्रश का यानी कह सकते हो आप एक पक्षी का नाम है थ्रश। अ बर्ड विथ अ ब्राउन बैक एंड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स चेस्ट, मतलब उसका बैक जो होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है, और उसके चेस्ट के ऊपर क्या होते हैं, ब्राउन स्पॉट होते हैं। उसको हम कस्तूरी का पक्षी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कस्तूरी का पक्षी थ्रश। सिंग्स लॉरेल सराउंडेड। लॉरेल का मतलब होता है एक झाड़ी होती है। अ काइंड ऑफ एवरग्रीन बश विथ डार्क स्मूथ एंड शाइनी लीव्स, यानी एक एवरग्रीन बश जिसको हम कह सकते हैं, जो डार्क होती है, थोड़ी स्मूथ होती है, और एक शाइनी पत्तियां उसकी जो होती हैं उसको हम कह सकते हैं। यानी जो कस्तूरी का जो पक्षी है, इन द डीप बेयर गार्डन इट्स फ्रेश पिल्ड वॉइस। डीप बेयर गार्डन, बेयर यानी बगीचे के भीतर, डीप बेयर गार्डन यानी एक शांत बगीचे के भीतर, इट्स अ फ्रेश पिल्ड वॉइस। फ्रेश पिल्ड वॉइस यानी हम कह सकते हैं बेयर, यानी हम कह सकते हैं कि पत्तियों विहीन, बेयर यानी खाली। बेयर, यहाँ जो वर्ड है बेयर, ये बेयर यानी होता है खाली, गार्डन मतलब उस पक्षी की जो आवाज़ है उस झाड़ियों के अंदर, जो बेयर गार्डन है, एक बेयर गार्डन है, उसमें वो झाड़ी है, उसके अंदर वो पक्षी हैं, उसकी जो फ्रेश पिल्ड वॉइस, उसकी जो फ्रेश आवाज़ है, जो उसकी उत्साही पुकार उदास चुप्पी को भंग कर देती है, उसकी उत्साही पुकार, पिल्ड वॉइस। स्टोनोइश इज अ ब्रिक वर्क, और स्टोनोशिंग, स्टोनिशिंग यानी चौंकाता हुआ, चौंकाना। क्या चौंकाता है? द ब्रिक वर्क, यानी ब्रिक यानी होता है ईंट, ब्रिक यानी क्या होता है? ईंट। वो ईंटों का वर्क यानी जो वहाँ जो ईंटों के जो वर्क हैं या ईंटों की जो दीवारें हैं उसको भी चौंक कर नींद में से जगा देती है, स्टोनिश कर देती है। मतलब इतनी अच्छी उसकी आवाज़, एक जो निर्जीव वस्तुओं में भी क्या कर देती है, जान भर देती है। इसका मतलब ये हुआ, जो मकान होते हैं वो निर्जीव होते हैं। तो पोइट का कहने का मतलब ये हुआ कि एक गार्डन है, बेयर गार्डन है, उसके अंदर एक झाड़ी है, लॉरेल झाड़ी जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर एक थ्रश नाम का पक्षी है। वो इतनी मीठी आवाज़ या इतनी उत्साहपूर्वक आवाज़ होती है, फ्रेश पिल्ड वॉइस, जो क्या करते हैं, ब्रिक वर्क को भी क्या कर देती है, चौंका देती है, उसको जगा देती हैं। आगे बढ़ते हैं। It will be spring soon, it will be spring soon, and I whose childhood it is a forgotten boredom, feel like a child who comes and sin of a doubt reconciling. It will be soon, it will be soon। अब क्या कह रहा है, जो पक्षी हैं जिसे हम कह सकते हैं कि थ्रश, थ्रश जो पक्षी हैं वो एहसास करा देता है कि इट विल बी स्प्रिंग सून, यानी अब बसंत आने वाली है। जो पक्षी हैं वो उसकी जो आवाज़ है वो एहसास करा देती है कि अब क्या आने वाला है, बसंत आने वाला है या बसंत सीजन आने वाली है। एंड आई हुज चाइल्डहुड इट इज़ अ फॉरगेटन बॉर्डम। बॉर्डम यानी होता है उसका कोई अर्थ नहीं रहा या उसने रुचि खत्म हो चुकी है। उब अपन होते हैं ना, बोर हो जाते हैं, बोर्डम बोर से ही बना है, बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोर्डम का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि वसंत का आगमन का संदेश कवि के अंदर उस बालपन को जगा देता है जिससे पहले वह भुलाया जा चुका था या जिसकी चर्चा बेमानी हो चुकी थी। मतलब जैसे ही बसंत आता है, जो भुलाया हुआ, जो ख़त्म हो चुका जो चीज़ है, फॉरगॉटन बोर्डम फील लाइक अ चाइल्ड, और वापस वो क्या हो जाता है, जग जाता है। यानी अपना एक बचपन वापस से जग जाता है स्प्रिंग के आने से। हु कम्स ऑन सीन ऑफ एडल्ट रिकाउंसलिंग, रिकाउंसलिंग यानी हम कह सकते हैं एक्सपेक्ट समथिंग अनप्लेजेंट
किसी अनप्लेजेंट बिना आनंदमयी चीज़ों को क्या करना, एक्सपेक्ट करना। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, जब कोई चीज़ें बची नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है कि हाँ मेरे को ये करना ही है, उसके लिए रिकाउंसलिंग आता है। क्या आता है? रिकाउंसलिंग होती है, आपने देखो रिकाउंसलिंग होगी। रिकाउंसलिंग इसलिए होती है, आपने देखा कोई भी चीज़ होती है, कोई वैकेंसी आती है, उसमें रिकाउंसलिंग होती है। रिकाउंसलिंग मतलब जो बचा है उसमें करना ही है। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा और उसी चीज़ को करना, हु कम्स ऑन नॉनसेंस ऑफ एडल्ट रिकाउंसलिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे उसी चीज़ को जैसे भीतर बचपन अर्थात आनंद लिया था, कभी भी उसको झरना फूट पड़ता है, मतलब उसका आनंद वापस आ सकता है। जो अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए अनायास ही अपने ही उन गतियों जो जैसे बिना कारण ही हंसी में संलग्न पाता है, जिसका शुष्क वयस्क जीवन में कोई अर्थ और स्थान नहीं रहा था, यानी वो वापस क्या होती है, रिकाउंसलिंग होने लगती है। जो बचा हुआ उसी को वापस वो आनंद में लेने लगता है। कौन? कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। आगे बढ़ते हैं। And can understand nothing but the unusual laughter and starts to be happy, यानी अनयूजुअल यानी असामान्य, अनयूजुअल यानी असामान्य, लाफ्टर यानी आनंद, यानी उसका जो असामान्य आनंद है वो क्या होता है, फूट पड़ता है, झरना फूट पड़ता है। एंड स्टार्स टू बी हैप्पी, और वो अपने आप को क्या करना लगता है, खुशी यानी खुश समझने लगता है, और अपने आप में खुश होने लगता है कि उसका वापस क्या हो गया, बचपन तो आया नहीं लेकिन उसकी जो यादें हैं वो वापस आ चुकी हैं। तो ये पोएम आपने पढ़ी होगी, इसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो पोएट है वो इसका पूरा वर्णन करता है कि स्प्रिंग का। तो उसी तरह से पूरा पोएट अपने इस स्प्रिंग का वर्णन करता है। कैसे, एक बार थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ वापस इसको, कि कैसे एक इवनिंग होती है, एक चिल्ड होती है, एक सर्द इवनिंग होती है, कैसे वो अपने जो सूरज की जो किरणें हैं वो मकानों के दरवाज़ों के ऊपर चमकती हैं, और किस तरीके से एक जो पक्षी होता है, थ्रश पक्षी, वो लॉरेंस झाड़ी के अंदर इतनी मीठी आवाज़ होता है जो कि एक ब्रिक वर्क यानी एक निर्जीव चीज़ों में भी क्या कर सकता है, उत्सुकता पैदा कर देता है। तो इससे पता चलता है कि स्प्रिंग आने वाली है, और स्प्रिंग आने वाली कि उसका जो बचपन जो भूला चुका है वो वापस याद आने लगता है, और हर चीज़ उसको रिकाउंसलिंग होती है, जो बचा हुआ उसको लेना चाहता है, और किस तरह से वो अपने आप को उसके अंदर, एंड ही कैन अंडरस्टैंड नथिंग बट द अनयूजुअल लाफ्टर एंड स्टार्ट्स टू बी हैप्पी, और वो खुश होने लगता है, और कैसे कैसे मतलब वो वापस से अपने आप में वो ऊर्जा लाने लगता है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।